आप लोगों को एक ब्लूप्रिंट देना चाहती हूँ जो हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। ये ब्लूप्रिंट कौन सा ब्लूप्रिंट है जिसके थ्रू आप लोग पूरे के पूरे कंप्यूटर का फंक्शनिंग हम लोग समझ सकते हैं। देखिए गाइस, सीन ऐसा होता है कि मेरे पास में यहाँ पर होता है एक हार्ड डिस्क, ठीक है ना। हम सब लोग जानते हैं कि यस, हमारे पास में एक हार्ड डिस्क डिवाइस होता है। ये जो हार्ड डिस्क डिवाइस है उसके बाद में हमारे पास में एक लार्जर मेमोरी होती है, एक और लार्जर मेमोरी जिसको मैं बोलती हूँ रैम, और मेन जो हमारे पास में हमारा प्रोसेसिंग यूनिट है वो है सीपीयू, जिसके पास में अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है और साथ में इसके पास में कंट्रोल यूनिट है, एंड ऑफ कोर्स जो रजिस्टर्स हैं वो भी इसके पास में होते हैं। तो ये कुछ बेसिक आर्किटेक्चर है जो आपके कंप्यूटर का रहता है ना। कुछ इस तरीके से आपके सिस्टम काम करता है। अब सीन ऐसा है कि जब मैं कोई भी एक प्रोग्राम को लिखती हूँ, राइट, मुझे अब आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि प्रोग्राम क्या होता है। मैंने किसी भी एक प्रोग्राम को लिखा, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करके मैंने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक मॉड्यूल के अंदर लिखा, विच इज नथिंग बट अ प्रोग्राम इज ऑल अबाउट दैट प्रोग्राम विल बी रिसाइडेड इन हार्ड डिस्क ड्राइव। ऑब्वियसली मुझे प्रोग्राम लिखने के लिए तो कहीं ना कोई सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होगा या कोई ना कोई प्लेटफॉर्म रिक्वायर्ड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम सब लोग बात करते हैं या तो हम आईडीई का यूज करते हैं या मैनुअली हम नोटपैड में जाके जावा के प्रोग्राम्स लिखते थे। रिमेंबर, नोटपैड में जाते थे और हम बेसिक जावा के जो प्रोग्राम्स है उसको लिखते थे, है ना, सारी की सारी चीजें लिखते थे। या हम लोग एक्लिप्स यूज कर लेते थे, तो हम वहां पे भी सारे प्रोग्राम, जो कि एक आईडीई है, हम किसी ना किसी सॉफ्टवेयर का, किसी ना किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करके क्या करते हैं, कोई भी प्रोग्राम को लिखते हैं। ये हमने क्या यूज किया है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन जो स्पेसिफाइड पर्पस के लिए बनाया हुआ एक सॉफ्टवेयर है, उसे हमने यूज किया। अब ये जो प्रोग्राम है, जब हम लोग लिख रहे होते हैं और हम कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, तो ये कहां पर जाके सेव होता है। ऑब्वियसली ये जो प्रोग्राम है ये कहां पर जाके सेव हो जाता है, ये मैम हार्ड डिस्क के अंदर जाके सेव हो जाते हैं इस तरीके से। अभी ये क्या है, अभी ये है प्रोग्राम। अब आप लोगों से अगर कभी भी पूछा जाए कि जो आप लोगों की हार्ड डिस्क ड्राइव है, इस हार्ड डिस्क ड्राइव में आपके पास में तो काफी सारा डेटा है, तो ये जो डेटा है जो एक्चुअली में प्रोग्राम्स हैं, इसको हम जो सेव करते हैं वो प्रोग्राम कहलाते हैं। ये किस वे के अंदर सेव होगा, ये सारा चीजें देखना या ये सब चीजों को मैनेज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट, कि डेटा जो है वो हार्ड डिस्क पर किस तरीके से सेव होगा। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम है कि यहाँ पर डेटा को ढंग से मैनेज करके रखना। परमानेंट मेमोरी है, हम सब लोग जानते हैं। प्रोग्राम यहाँ पर हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसे हम लोग बोलते हैं। अब सीन ऐसा है कि यहां से दो कहानी निकलती है। कौन सी कहानी, कोई भी प्रोग्राम मॉनिटर या हमारे सीपीयू के लिए किसी भी काम का नहीं है। कोई भी प्रोग्राम मेरे सीपीयू के किसी भी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा सीपीयू जो है उसको सिर्फ और सिर्फ किससे बात करनी आती है, उसे सिर्फ और सिर्फ रैम से बात करनी आती है। एनी प्रोग्राम इफ इट हैज टू कॉन्टेक्ट सीपीयू मस्ट बी इन रैम। अगर मेरा कोई भी प्रोग्राम रैम में नहीं आया है तो मेरा सिस्टम काम नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं आता। यानी कि इस प्रोग्राम को उठ के यहां आना होगा, और ये जो है कि मेरे प्रोग्राम को उठ के यहां पर आने वाला जो बात मैंने कह दी, ये टेक्नोलॉजी है या ये जो वर्ड है इसे हम लोग बोलते हैं प्रोसेस, विच इज नथिंग बट प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। ये क्या है, प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। तो आप लोगों के जो भी प्रोग्राम है जिसको सीपीयू से बात करनी है, अब सीपीयू से बात क्यों करनी है, अरे बात करनी है क्योंकि उसको प्रोसेसिंग करनी है। क्या करनी है, प्रोसेसिंग करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोग्राम लिखा था जिसके अंदर मैं क्या बना रही थी, एक कैलेंडर बना रही थी। अब वो कैलेंडर बनाने की हाई लेवल लैंग्वेज यूज करके प्रोग्राम मैंने लिख दिया, प्रोग्राम को कंट्रोल एस करके मैंने सेव कर दिया। बट अब उस कैलेंडर को एग्जीक्यूट, या जैसे कि आप सभी लोग जानते थे ना कि हम लोग जावा के अंदर जावा सी फाइल्स बनाते थे, क्लास फाइल्स बनाते थे, तो हम लोग पहले बाइट कोड लिखते थे। बाइट कोड लिखने के बाद ही तो क्लास फाइल बनती थी, तभी तो वो एग्जीक्यूशन होता था ना। जावा सी करके एंटर करते थे जाके हम लोग सीएमडी प्रॉम्प्ट के अंदर, तभी तो वो एग्जीक्यूट होता था। या अगर मैं सिंपल भाषा के अंदर बोलूं तो हम सब लोग अच्छे से जानते हैं कि मैम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आपने प्रोग्राम लिखा, ये जो आपका सोर्स कोड है फिर ये किस में बदलेगा, मैम ये क्लास फाइल में या बाइट कोड के अंदर बदलेगा, जिससे ये लोगों को समझ में आ सके। किसके लोगों को, कंप्यूटर के लोगों को समझ में आ सके। तो मैंने तो अपनी भाषा में एक चीज दी थी एज एन इनपुट, किसको, हमारे सीपीयू, हमारे कंप्यूटर को। कंप्यूटर का हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो इसको सेव करके रखेगा और फिर ये किसके पास चला जाएगा, रैम के पास चले जाएगा। अब यहाँ पर जो है ये प्रोसेस बन चुका है।
अब इसको क्या मिल गया है, बकायदा एक आइडेंटिटी कार्ड मिल गया है कि मैं एक प्रोसेस हूँ, प्रोसेस 1। इसमें इसकी सारी डिटेल रखी है कि ये कितने बाइट का है ना, क्या इसमें करना है, कितना ये है, इसके लिए कौन कौन से रजिस्टर्स रिक्वायर्ड होंगे, क्या क्या एप्लीकेशन रिक्वायर्ड होगी, कंप्यूटर के कौन कौन से रिसोर्सेज ये रिक्वायर्ड करेगा, सारी की सारी कहानी इसमें लिख देता है, जो भी आपको काम करवाना है वो। तो ये सारा का सारा जो काम है ये कौन संभाल रहा है या किसके बातचीत से हो रहा है, रैम के बातचीत से हो रहा है। तो प्रोसेस पहली बार कहाँ देखी हमने मैम, प्रोसेस हम लोगों ने देख ली रैम के अंदर। अब ये जो प्रोसेस है इसका और इसका क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा, राइट। जो ये प्रोसेस है अब ये किसके पास में चली गई है, सीपीयू के पास में चली गई है, सीपीयू से बातें करने वाली है और सारी की सारी प्रोसेसिंग होने वाली है। उसके बाद में जैसे ही ये प्रोसेसिंग खत्म होती है तो दोबारा से कहाँ, रैम, और फिर दोबारा से कहाँ पर, हार्ड डिस्क ड्राइव, या फिर सीधा हार्ड डिस्क ड्राइव के पास में भी हमारा प्रोग्राम चले जाता है फाइनल एग्जीक्यूशन के बाद में, राइट। अब ये तो था कि एक बेसिक सा डायग्राम है, ये तो सभी को पता होगी, ये तो क्या ही दिक्कत है। अब सीन ऐसा आता है कि जैसे मैंने आप सभी लोगों को बताया कि ऐसा तो होगा नहीं ना कि एक समय पर एक ही प्रोग्राम है, हमारे पास में कोई यूनी प्रोग्राम टेक्नोलॉजी पर तो हम काम नहीं कर रहे हैं। ये तो एक जमाना था जब हम यूनी प्रोग्रामिंग में काम करते थे, अब हम मल्टी प्रोग्रामिंग में काम करते हैं, या मैं जिसको कह सकती हूँ कि मेरे पास में एक समय पर मल्टीपल प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए एक प्रोसेसर है। आज के बाद जीवन में कभी आपसे पूछ लिया जाए कि इतनी 10 प्रोसेसेस हैं और 10 प्रोसेसेस जो हैं वो साइमल्टेनियसली अकर कर रही हैं, तो आप सभी लोग इसको कभी भी मान नहीं सकते। अगर मेरे पास में सिर्फ एक सीपीयू है, एक प्रोसेसिंग यूनिट है, तो मैं कभी भी 10 प्रोसेस को एक साथ एग्जीक्यूट नहीं करवा रही हूँ। एक्चुअली में उन सभी प्रोसेस के बीच में इतना अच्छा कम्युनिकेशन है, इतना अच्छा स्वैपिंग हो रही है कि हमको ऐसा इल्यूजन होता है कि ये 10 की 10 प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रही है, जबकि द फैक्ट इज, बेसिक सा फैक्ट है, एक प्रोसेसर एक समय पर सिर्फ एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है, बस ये उसकी लिमिटेशन होती है। एक बार एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा, बट उनके आपस में इतना तेज स्वैपिंग हो रही है कि हमको ऐसा इल्यूजन होता है कि 10 प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर रही है। अब ये 10 प्रोसेसेस आई कहाँ से, ये यहाँ से आई है, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा तो होगा नहीं ना कि आप एक ही काम कर रहे होंगे, या ऐसा है कि जो सीपीयू है वो सिर्फ इसी के लिए काम कर रहा होगा। भाई सीपीयू को तो 10 और काम होते हैं, भाई कंप्यूटर के पास में 10 और काम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी प्रोसेसेस होती है जो बैकग्राउंड प्रोसेस होती है, हम मूवी देख रहे हैं, पर मूवी देखते देखते क्या कभी सिस्टम क्लॉक बंद होती है? नहीं मैम, वो तो अपडेट होती रहती है। तो ये बैकग्राउंड प्रोसेस कौन कर रहा है? ये भी सीपीयू कर रहा है। हम अगर किसी से फॉर एग्जांपल मैं इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही हूँ, इंटरनेट का इस्तेमाल करते करते जो मेरा बैकग्राउंड है उसके अंदर डेस्कटॉप अपने आप चेंज हो जाता है, या जो भी पुराने अपडेट्स हैं वो अपने आप काम करते हैं। जब मैं इंटरनेट यूज कर रही हूँ तो पीछे का एंटीवायरस अपने आप काम कर रहा है ना, आपका फायरवॉल जो है वो अपने आप काम कर रहा है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर सिस्टम। सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए आप इंटरनेट पे हो तो कहीं कोई मैलवेयर जो है वो आपके कंप्यूटर में ना आ जाए। तो ये जो सारे का सारा काम है ये भी तो चल रहा है ना, ये भी तो सीपीयू का ही काम है। तो ये सारे के सारे काम को मैनेज करने के लिए हमें एक मॉनिटर चाहिए जो ये सारा काम संभाल सके। तो उस मैनेजर को, वो जो गवर्नमेंट की जैसे एक्ट करता है, जो रूल्स बना देता है ग्राउंड लेवल पे, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब सीन ऐसा है, आपके एग्जाम के अंदर ये जो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर क्वेश्चन बनते हैं, थियोरेटिकल भी बनेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनेंगे। कैसे बनेंगे? मैंने ये बात करी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का क्या काम है, यहाँ पर डेटा को संभालना। देखा जाए तो रैम के पास में भी तो मैम बहुत सारी प्रोसेसेस आएंगी, जरूरी थोड़ी ना है कि एक ही प्रोसेस हो मैम, मल्टीपल प्रोसेसेस होंगी रैम के पास में। तो जितना रैम का डेटा है उतना हम लोग डेटा इसको, या उतनी प्रोसेसेस हम इसके पास में लेके आएंगे, ऑब्वियस ही बात है। तो यहाँ से यहाँ पर प्रोसेस को लेके आना, यहाँ पर इन प्रोसेसेस में किसी भी एक प्रोसेस को पिक करना, उस प्रोसेस को पिक करने के बाद में किसको दे देना, सीपीयू को दे देना, ये सारा काम कौन संभालता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही संभालता है। अभी हम लोग बात करेंगे कि इन सभी के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ने अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखे हैं। जैसे कि अब मोदी जी हैं, अब मोदी जी को पूरा देश संभालना है, तो मोदी जी ऑपरेटिंग सिस्टम है। बट क्या मोदी जी ग्राउंड लेवल पे जाके सारे काम खुद करते हैं? नहीं मैम, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट उन्होंने बना दी है, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी उन्होंने बना दी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उन्होंने बना दिया, मिनिस्ट्री ऑफ सेल्स उन्होंने बना दिया है। अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंदर भी क्या है, आप लोगों का हायरार्किकल स्ट्रक्चर है जो अलग अलग ग्राउंड लेवल पे जाके काम कर रहे हैं। अगर मुझे कोई दिक्कत है तो मैं सीधा मोदी जी के पास जाऊंगी क्या? नहीं मैम, आप मोदी जी के पास नहीं जाओगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई प्रॉब्लम है या मेरे को एक साइबर क्राइम की जो है वो रिपोर्टिंग करनी है, तो मैं पहले आपके साइबर क्राइम ऑफिस में जाऊंगी, है ना, पुलिस स्टेशन जो है हमारा,
वहां मैं जाऊंगी, फिर वहां साइबर सेल से मेरी जो रिक्वेस्ट है वो ऊपर जाएगी, ऐसे जाते 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 फाइनली जो है वो मोदी जी तक पहुंच सकती है, अगर मैटर सीरियस है तो। अदरवाइज जो है वो छोटे लेवल पे काम है तो छोटे लेवल पे ही हो जाए। यानी इस केस के अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसने सारा का सारा काम क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, सबको अपना अपना काम दे दिया है। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन आदमी है, जैसे मोदी जी का जो पीए है, जो मोदी जी के लिए सारी चीजें शेड्यूल करता होगा, वो जो मेन आदमी है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है कर्नल। कर्नल क्या है? कर्नल और कुछ भी नहीं है, मेमोरी मैनेजमेंट या आपका पूरा कंप्लीट वर्किंग मैनेजमेंट मॉड्यूल मॉनिटर है। ये सारा का सारा काम ऑन द बिहाफ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राउंड लेवल पे कौन जाके करता है? आपका कर्नल ही करता है। अब बात ऐसी है कि इस पूरे के पूरे काम में हमारे पास में और भी कुछ टर्म्स है जो आपको समझने हैं, जैसे कि ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। रैम के अंदर डेटा संभालने के लिए हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं कि एक्चुअली में डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि आपने किस तरीके से डेटा को इन अ प्रोसेस और इन अ प्रोग्राम रख दिया है, उसे हम किस तरीके से फेच करें कि जो सीपीयू है उसका कम से कम समय लगे और उसके कम से कम रिसोर्सेज लगे और जल्द से जल्द वो आपको आउटपुट दे, ज्यादा से ज्यादा उससे हम काम करवा सके। यानी अगर मैं बात करूं तो हमारा जो पूरा ये सिस्टम मैंने बनाया है, उस पूरे सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो सीपीयू है उसकी एफिशिएंसी या उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कैसी होनी चाहिए? वो हाई होनी चाहिए, राइट। यहां पर हम इस एफिशिएंसी को या इस प्रोडक्टिविटी को क्या करना चाहते हैं? हाई। यानी कि अगर टेक्निकल टर्म्स में पूछे तो सीपीयू का आइडियल टाइम कम से कम होना चाहिए। क्यों? अगर आप लोग देखो तो बहुत सारी प्रोसेसेस हैं और एक प्रोसेस चूज होके सीपीयू के पास में आ रही है। मैम प्रोसेस को पिक करने का भी तो कुछ समय लगता होगा, फिर प्रोसेस को पिक करना है और प्रोसेस के साथ में तो पूरा का पूरा उसका सामान भी है, तो उस सामान को भी लोड करने के अंदर भी समय लगता होगा। जो भी लगे, माइक्रो सेकेंड्स या पिको सेकेंड्स के अंदर ही समय लगे, लगता तो होगा। वो समय के लिए तो सीपीयू आइडियल रह सकता है। तो ये जो सीपीयू का आइडियलनेस है, इसको कैसे कम से कम करें? साथ ही साथ आपके पास में जितनी भी प्रोसेसेस है वो सारी की सारी ये साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करते हैं। हमको तो ऐसा इल्यूजन होता है, यानी कि मल्टीपल प्रोसेसेस सिंगल प्रोसेसर सिस्टम के ऊपर रन कर रही है, तो उनके बीच में ये जो स्वैपिंग हो रही है ये सारा कंट्रोल करना इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स एफिशिएंसी, यानी कि जो थ्रूपुट है उसे इंक्रीज करना, राइट। क्या वर्ड यूज कर रही हूं? थ्रूपुट। थ्रूपुट को इंक्रीज करना, ये भी सारी की सारी हमारी एंड रिजल्ट है जो हमको रिक्वायर्ड है। यानी कि आप आपके प्रोग्राम के जो डेटा है ना, उसको आप कैसे फेच करो या कैसे उसे सीपीयू को समझाओ सो दैट वो जल्द से जल्द उन्हें रीड कर सके, उन पे प्रोसेस कर सके और उन्हें एग्जीक्यूट कर सके। तो ये सारा काम जो है ये किसका है? डेटा स्ट्रक्चर का। डेटा स्ट्रक्चर होते क्या है? डेटा को किस तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है। अब ऑब्वियसली अगर मैं ये देखूं तो मेरे पास में एरे एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, मेरे पास में और क्या डेटा स्ट्रक्चर होता है? लिंक लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। दोनों में से अगर मैं बोलूं कि एक्सेस टाइम किस में कम लगेगा, तो आप सब लोग जानते हो कि मैम अगर मुझे रैंडम एक्सेस करना है, देखो मैम एरे बहुत बढ़िया होता है ना। अगर मुझे ऐसा करना है कि मुझे मैम इन बिटवीन कुछ इंसर्शन करना है, तो मैम मैं लिंक लिस्ट को प्रेफर करूंगी, क्योंकि वहां पर तो फिर एक एक करके मुझे लीनियर एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। तो यानी कि ये हम खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर बेस्ट एप्लीकेबल होगा, और वही डेटा स्ट्रक्चर बेस्ट जो भी सूटेड होगा वो सारे के सारे पहले से हमारे सिस्टम के अंदर प्रिस्क्राइब्ड होते हैं। जो एक्चुअली में हमारा मदरबोर्ड चिप तैयार होके आता है, मैन्युफैक्चर जो है वो इस सब पहले से हमको करके देता है। अब आपको करने की जरूरत नहीं है, बट एज अ कंप्यूटर इंजीनियर, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको ये चीज समझनी है, अच्छा कि इसके लिए ये डेटा स्ट्रक्चर बेस्ट है, इस वाली सिचुएशन के लिए ये डेटा स्ट्रक्चर बेस्ट है। इसलिए हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, क्योंकि हम कंप्यूटर इंजीनियर बनने वाले हैं, हमको कंप्यूटर बिल्ड करना है, तो हम ये पढ़ते हैं। बाकी पहले से ये सिस्टम के अंदर हो चुका है, इसको कैसे संभालना है ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है। कर्नल के अंदर सारी की सारी मॉड्यूल्स लिखी है एज डिवाइस ड्राइवर, कि कौन सा डिवाइस कैसे काम करेगा, किसके साथ में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर लगेगा। जैसे आपको पता है ना, हम लोग हीप स्ट्रक्चर्स को यूज करते हैं, हीप डेटा स्ट्रक्चर्स को हम लोग यूज करना पसंद करते हैं। क्यों? एक्सेस टाइम जो है वो कांस्टेंट है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम से कम हो, इस अकॉर्डिंग हम कोई ना कोई डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। तो एक्चुअली में हमको ये समझ में आ गया कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का क्या काम है, डेटा स्ट्रक्चर का क्या काम है, प्रोग्राम से प्रोसेस बनाने का क्या काम है, फिर उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने का काम क्या है, और अल्टीमेट गोल मेरा क्या है। तो अगर मैं ये बोलूँ तो ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ऑपरेटिंग सिस्टम की। और ये सारा का सारा ही हमारा सिलेबस है, हमको यही पढ़ना है। आई होप कि आपको इंटरेस्ट आया होगा कि एक्चुअली में हम क्या सीखने जा रहे हैं।
बहुत ही मजेदार चीज आप सीखने जा रहे हो कि एक्चुअली एक प्रोग्राम लिखने से लेकर एक प्रोग्राम के निकलने तक ये जो पूरा काम आपके कंप्यूटर के अंदर होता है, सीपीयू एक्चुअली में कैसे काम करता है, वो सब की सब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं।